हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपीपीसीएल TG2 का मॉडल पेपर नंबर 5 का पार्ट ए लेके आया हूँ, जिसमें लगभग मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट गोल्डन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपका यूपीपीसीएल की तैयारी हो सके। और अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या बनाए रखने पर आरंभ होते समय आर्मेचर धारा को घटाया जा सकता है? RF अधिकतर और RA न्यूनतम, RA अधिकतम, RF अधिकतम, RA न्यूनतम, RF न्यूनतम, RA अधिकतम और RF न्यूनतम। ठीक है, देखिए पहले आप समझ लीजिए कि RA क्या है और RF क्या है। देखिए RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। RA आपका क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है। और जो आपका RF है ये फील्ड रेजिस्टेंस है। क्या है? फील्ड रेजिस्टेंस। तो आपसे पूछ रहा है कि जब आपकी स्टार्टिंग में आर्मेचर धारा को अगर हमको कंट्रोल करना है, ठीक है, या मतलब उसको कम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो आप क्या करेंगे कि देखिए RA क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और RF क्या है, फील्ड का रेजिस्टेंस है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, RA को हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे। क्यों? मैक्सिमम करने पे क्या हो जाएगा कि आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या, करंट भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस जो होगा इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या करेगा, करंट को कंट्रोलिंग करेगा, घटा सकता है करंट को, ठीक है। और RF को क्या करेंगे, हम मिनिमम कर देंगे। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतः ध्रुवों का क्या कार्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिघात वोल्टेज को शून्य करें, क्रॉस चुंबकन प्रभाव घटाना, ठीक है, निरर्थक करना और क्रॉस चुंबकन को प्रभाव को घटाना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, निरर्थक करना और क्रॉस चुंबकन प्रभाव को घटाना, मतलब क्रॉस डीमैग्नेटाइजेशन जो होता है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं? देखिए मैंने आपको बताया, जो आपका RA होता है वो क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। और RF क्या होता है, वो फील्ड रेजिस्टेंस होता है। ठीक, ठीक, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, DC मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं? तो देखिए क्या होता है, जो मोटर होती है स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, करंट ज़्यादा लेती है, मतलब आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होती है,
ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च और उच्च, उच्च और न्यून, न्यून, न्यून और न्यून, न्यून और उच्च। तो मैंने बताया बच्चों कि जो मोटर डीसी मोटर आपकी स्टार्ट होती है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो करंट की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस हिसाब से जो आपका शंट प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके लिए लैप वाइंडिंग को वरीयता दी जाती है। ठीक, लैप वाइंडिंग हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, कम धारा और कम वोल्टेज के लिए, उच्च धारा और उच्च वोल्टेज के लिए, उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए, कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए। तो जो आपका लैप वाइंडिंग होती है बच्चों, जो लैप वाइंडिंग होती है वो किसके लिए होती है, आपकी हाई करंट, हाई करंट, लो वोल्टेज। और जो आपकी वेव वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, जहाँ पर हमको हाई वोल्टेज चाहिए और लो करंट चाहिए। ठीक, ओके। और देखिए लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, ए बराबर पी होता है। और वेव में ए बराबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए हम लोग लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। प्रणाली की स्थिरता डैश डैश द्वारा प्रभावित नहीं होती। लाइन की प्रतिक्रिया, हानियाँ, जनरेटर की प्रतिक्रिया, आउटपुट टॉर्क। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लॉसेस। प्रणाली की जो स्थिरता होती है वो क्या होती है, हानियों द्वारा प्रभावित नहीं होती। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि डीसी मशीन का आर्मेचर किसका बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है, इन्होंने ऑप्शन दिया है, मृदु इस्पात का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कच्चा लोहा। तो बच्चों आपका जो आर्मेचर होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका, सिलिकॉन स्टील का आर्मेचर जो होता है सिलिकॉन स्टील का बनता है। ठीक, और जो आपका योक होता है वो क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कास्ट आयरन किसकी है, छोटी मशीनों के लिए, छोटी मशीन। और बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील, बड़ी मशीन। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में ब्रश संपर्क हानि है। धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के समानुपाती। तो बच्चों आंसर क्या होगा, धारा के समानुपाती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि जो आपके ब्रश होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ब्रश होते हैं आपके, ये भी पूछा जा सकता है। तो ब्रश जो होते हैं आपके कार्बन के बने होते हैं। किसके, कार्बन या ग्रेफाइट, कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्ट धारा जनित में डैश डैश को कम करने के लिए डमी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक असंतुलन,
हिस्टोलिसिस क्षति, आर्मेचर प्रतिक्रिया और वायसी प्रकृति। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यांत्रिक संतुलन को कंट्रोल कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डमी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा जनित में द्विपरिवर्तन का इस्तेमाल होता है। धारा संग्रहण करता है, मतलब धारा को स्टोर करता है दक्षता बढ़ाने के लिए, एसी आर्मेचर को डीसी में बदलने और हानियां हटाने के लिए। तो बच्चों कम्यूटेटर जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपरिवर्तन। कम्यूटेटर कम्यूटेटर क्या करता है? कम्यूटेटर का क्या होता है कि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए ये काम करता है। एसी को डीसी में और डीसी को एसी में ये क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, जनित्र में क्या करेगा? ये एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करेगा। एसी को जनरेटर में क्या होगा? एसी को डीसी में, और मोटर में डीसी को एसी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का प्रारंभिक टार्क निम्न में से किससे स्वतंत्र है? गति से, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से, आर्मेचर विद्युत धारा से, पोल्स की संख्या से। तो आपका जो टार्क होता है वो गति से स्वतंत्र होता है। ठीक है, और जो टार्क डिपेंड करता है आपका किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टार्क इज इक्वल टू डायरेक्ट फाई ए, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। ये भी रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिलेशन आपको नहीं पता होगा तो आप कैरेक्टरिस्टिक डीसी जनरेटर के या मोटर के नहीं समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए डीसी मोटर से क्वेश्चन है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम होता है, ठीक, चालकों से धारा इकट्ठी करना, एसी को डीसी में बदलना, डीसी को धारा को ब्रशों की तरफ चालित करना, डीसी को एसी में बदलना। देखिए मैंने आपको बताया था जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर ये क्या करेगा? एसी को डीसी में किस में करेगा? जनरेटर में। ठीक, और मोटर में क्या करेगा? ये मोटर केस में क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के क्षेत्र ध्रुव, ठीक, और आर्मेचर को किस लिए लैमिनेट किया जाता है? तो बच्चों जहां भी आप समझ लीजिए लैमिनेट की बात आए, लैमिनेशन की बात आए, तो समझ लीजिए आपकी एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, किसको? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। ठीक, कोर्स को लैमिनेट करते हैं। और हिस्टेरेसिस मतलब शैथिल्य हानियों को, शैथिल्य हानियों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। सिलिकॉन स्टील की क्या होती है? परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडली में धारा डैश डैश होती है, प्रत्यावर्ती होती है, एसी की दिशा में होती है, फील्ड धारा से कम होती है, शून्य होती है। तो बच्चों क्या होता है? जो आपका आर्मेचर करंट जो फ्लो होती है, जो करंट आर्मेचर की जो करंट होती है वो क्या होती है? हमेशा एसी होती है। आर्मेचर करंट क्या होगी? आपकी एसी होगी। अब इसको कम्यूटेटर के माध्यम से उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर के माध्यम से उसको हम चेंज करते हैं। कम्यूटेटर का काम क्या है? एसी को डीसी करना, डीसी को एसी करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर के उपयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शून्य बलागुण, आर्मेचर रेजिस्टेंस, स्थायी गति, कम प्रारंभिक बलागुण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम प्रारंभिक बलागुण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र दुर्बलन नियंत्रण पद्धति किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? निर्धारित चाल से कम के लिए, निर्धारित चाल से अधिक के लिए, निर्धारित चाल से कम के लिए और निर्धारित चाल से अधिक के लिए दोनों, और आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसमें आंसर होगा निर्धारित चाल से अधिक के लिए। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी फील्ड वाइंडिंग में मोटे तार और कम टर्न्स होते हैं, या बिना लोड के भी आसानी से चल सकती है, इसकी गति लगभग स्थिर होती है, ठीक है, और इसका बलागुण कमजोर होता है। तो देखिए इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो तो हाई होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसकी इसकी गति लगभग स्थिर, तो ये भी गलत है। इसको बिना लोड के चलाएंगे तो फाउंडेशन उखाड़ देगा और वाइंडिंग भी जल सकती है, तो ये भी गलत है। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी फील्ड वाइंडिंग में मोटे तार और कम टर्न्स होते हैं। इसकी जो वाइंडिंग्स होती है, ठीक है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक, फील्ड वाइंडिंग उसमें क्या होते हैं? मोटे तार यूज होते हैं, मोटे तार, और लेस टर्न होते हैं। क्या होते हैं? लेस टर्न। अगर हम इसकी बात करें संट मोटर की, तो संट मोटर में क्या होता है? इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तारों की होती है और मोर टर्न्स होते हैं, ज़्यादा टर्न्स होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक ईएमएफ क्या होने पर अधिकतम शक्ति उत्पन्न होगी? ठीक है, बल आपूर्ति वोल्टेज के बराबर होने पर, आपूर्ति वोल्टेज के आधे होने पर, आपूर्ति वोल्टेज के दुगने होने पर, सभी विकल्प सही है। तो देखिए बैक ईएमएफ की अधिकतम होने की कंडीशन क्या है? EB इज इक्वल टू V/2, या कह सकते हैं V इक्वल टू 2 टाइम्स EB। ठीक बच्चों, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, आपूर्ति वोल्टेज के आधे होने पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने का कारण क्या है? तो देखिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? सैथिल हानियों को कम करने के लिए, या हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिलिकॉन स्टील क्या करती है? सिलिकॉन स्टील क्या लिखते हैं? हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए। और लैमिनेट क्यों करते हैं? लैमिनेट एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक, ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। कम्यूटेटर मोटरों में होता है, बिल्कुल एक समान टार्क होता है, लगभग एक समान टार्क होता है, असमान टार्क होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कम्यूटेटर मोटर होती है उसमें क्या होता है? असमान टार्क होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यौगिक संयोजी डीसी मोटर पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम पर
पर गति करता है। यदि इसका सीरीज फील्ड लघुपतित हो जाता है तो उसकी गति क्या होगी? शून्य हो जाएगी, सामान्य बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। डीसी सीरीज मोटर को डैश डैश पर कभी नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए ये भी जान लीजिए आप। डीसी ऑप्शन देख लेते हैं। 3/4 भार पे, अर्ध भार पे, पूर्ण भार पे, निर्भार पे। निर्भार मतलब नो लोड। तो जो आपकी सीरीज मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। और टार्क आप देखिए, डीसी मोटर टार्क जो होता है 5 IA होता है। और यहाँ पे क्या होता है? 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इट मीन्स इस इक्वेशन, ये रिलेशन इसमें रख देंगे तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो इसमें डीसी मोटर में जो टार्क होगा वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि टार्क तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगा बच्चों, लेकिन उसमें आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर में होगी। ठीक, जिससे क्या होगा, या तो ये क्या होगा, फाउंडेशन को भी उखाड़ सकती है और आपकी वाइंडिंग को भी जला सकती है। ठीक है, तो डीसी मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को हमको कभी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, या तो ये फाउंडेशन उखाड़ देगी या आपकी वाइंडिंग को जला देगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल पंप में अनुप्रयोग के लिए कौन सी मोटर उपयुक्त नहीं होती है? शंट मोटर, श्रेणी मोटर, संचयी योगी मोटर, अवकलक डिफरेंशियल योगी मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? सीरीज मोटर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। सीरीज मोटर आपकी क्या होती है? लोकोमोटिव में यूज होती है। सीरीज मोटर कहाँ होती है? लोकोमोटिव में, या ट्रैक्शन कह सकते हैं आप, ट्रैक्शन में यूज होती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरखी और क्रेन के अनुप्रयोगों के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। शुरू रोकना, पीछे हटाना, गति नियंत्रण। गति नियंत्रण, शुरू करना, रोकना, रिवर्सिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शुरू करना, रोकना, पीछे हटाना और गति नियंत्रण। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों कोशिश करिए कि जो मैं वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, इतनी मेहनत से करके बनाता हूँ, तो आप इस पूरे वीडियो को देखा करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बनाता हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपका जड़ मजबूत होगी, तभी आप सिलेक्शन के लिए क्या होंगे, सिलेक्शन आपका हो सकता है। अगर आप मेरे वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आप लगभग आपका 60% तैयार नहीं होगा, 40% आपका बुक से तैयार होगा, और जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ये आपको 60% आपका तैयार कर देंगे। और बच्चों आपके यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम होने से पहले मैं कोशिश करूँगा आपको 20 मॉडल पेपर सॉल्व करा दूँ, 20 मॉडल पेपर। और मैं लिख के देता हूँ बच्चों, जिसने मेरा 20 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया या देख लिया, नोट्स बना लिया, तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी आपका 5वां मॉडल का पार्ट A बना रहा हूँ, कल परसों में पार्ट B बना दूंगा, फिर 6 बनाऊंगा मॉडल पेपर। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय परिपथ में चुंबकत्व वाहक बल विद्युत परिपथ में डैश डैश से संबंधित होता है। वोल्टापात, विद्युत प्रबलता, विभवांतर विद्युत वाहक बल। देखिए
आपसे ये कह रहा है कि जैसे आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में एम एम एफ होता है, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कैसे क्या होता है इसमें, आप लोग समझ लीजिए। ये आपका मैग्नेटिक सर्किट हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रिक सी, ठीक। तो मैग्नेटिक सर्किट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो एम एम एफ होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और आपका होता है ईएमएफ। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका क्या होता है, ईएमएफ होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स होता है, यहां पे आपकी करंट होगी, यहां पे आपका रिलेक्टेंस होगा, यहां पे आपका रेजिस्टेंस होगा, यहां आपका कंडक्टेंस होगा, सॉरी यहां पे आपका परमेंस होगा, परमेंस, और यहां आपका कंडक्टेंस हो जाएगा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिनालिका से प्रवाहित होने वाली सॉरी विद्युत धारा का मान ज्ञात करो यदि परिनालिका में 130 टन है और इसका एमएमएफ की वैल्यू 26 एम्पियर टन है। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, तो एमएमएफ की यूनिट एम्पियर टन होती है, ये भी आप देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको करंट निकालनी है, यहाँ पे आपको टन्स कितने दिए, एन इक्वल टू 130 दिया है, एम एम आपको कितना दिया है 26। तो देखिए एम एम एफ जो होता है वो एन आई के बराबर होता है, ठीक। तो अगर आपको करंट निकालनी है तो एम एम एफ अपॉन एन करना पड़ेगा, और एम एम एफ की वैल्यू आपको दी है 26 और ये टर्न्स दिए 130। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आपका आंसर आएगा एम्पियर। तो उस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय पारगम्यता की एसआई यूनिट क्या है, हेनरी है, वेबर है, टेस्ला है, कूलाम है। तो आपका हेनरी होगा, ठीक। वेबर किसकी होती है, फ्लक्स की यूनिट जो होती है वेबर होती है, फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। इसकी ये क्या होती है, डेंसिटी की होती है, फ्लक्स डेंसिटी की जो होती है उसको बोलते हैं टेस्ला, ठीक। और जो आपकी ये कूलाम है ये आपका क्या होता है, चार्ज की यूनिट है कूलाम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। कंडक्टेंस की महो या साइमन, ठीक बच्चों। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ये सब पूछता है बच्चों आपसे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ओम मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय संवेदनशीलता के लिए सही व्यंजक है, बी बाई एच, आई बाई एच, एफ बाई एफ एम बाई फाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, चुंबकीय संवेदनशीलता इज इक्वल टू होगा आई अपॉन एच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेरकत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि चुंबकीय कुंडली के घुमाव संख्या कमी हो जाती है? देखिए L इज इक्वल टू क्या होता है, एन फाई बाई आई होता है। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एन है। ठीक, तो क्या होगा आपका, तो क्या होगा, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुद्ध इंडक्टिव सर्किट के लिए निम्न में से कौन सा सही है? ठीक, इंडक्टिव सर्किट मतलब ये आपका इंडक्टिव सर्किट है, ये आपका इंडक्टर लगा दिया, इसको सप्लाई दे दी हमने। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा, करंट वोल्टेज से अग्रगामी होती है, करंट वोल्टेज से पश्चगामी होती है 90 डिग्री, धारा वोल्टेज फेस में होते हैं, धारा वोल्टेज से। तो देखिए इंडक्टर केस में क्या होती है, आपकी जो करंट होती है वो पीछे चलती है, वोल्टेज आपका आगे चलता है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक, किसका होगा, इंडक्टर केस में, इंडक्टर या प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में। अगर आप प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कहेंगे, रेजिस्टिव सर्किट, तो वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज और करंट क्या होती है, सेम फेज में होती हैं, वोल्टेज और करंट। अगर आप प्योर कैपेसिटिव की बात करेंगे तो यहाँ आपकी करंट आगे चलेगी, वोल्टेज आपका पीछे चलेगा। ये आपकी क्या कहलाती है कंडीशन, लीडिंग कंडीशन कहलाती है प्योर कैपेसिटिव में। इसमें क्या होती है, यूनिटी कंडीशन कहलाती है, और ये आपकी लैगिंग कंडीशन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणवत्ता कारक Q की गणना के लिए सूत्र कौन सा है? ठीक, Q इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर सी, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल आर अपॉन आर, Q इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा Q इज इक्वल टू ओमेगा एल सी अपॉन आर। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, Q इज इक्वल टू होता है आपका ओमेगा एल अपॉन आर, यह याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं बहुत ढूंढ के लाया हूँ पुलक के लिए। प्रत्यावर्ती धारा का विकास किसने किया था? टेस्ला ने किया था, फैराडे ने किया था, मैक्सवेल ने किया था, एडिसन ने। तो टेस्ला ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, तो मतलब आपका आरएमएस मान, ठीक, तो ये आपका वी आरएमएस आपको दिया है कितना, 10 वोल्ट दिया है। आपसे पूछा अधिकतम महत्तम, वी मैक्स पूछा है, तो देखिए वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी मैक्स अपॉन √2। तो आपसे वी मैक्स पूछ रहा है, पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा बच्चों। वी आर एम एस वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी, वी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 टू आर एम एस वैल्यू, तो ये आपका 10, तो हो जाएगा आपका 10√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 1.414, तो आपका आ जाएगा 14.14। ठीक, तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस संतुलित लोड द्वारा खींची गई शक्ति कैसे दिखाई जाती है? P इज इक्वल टू √3 VL/IL। सेकेंड ऑप्शन दिया है P इज इक्वल टू VL/IL cos फाई। थर्ड दिया आपका P इज इक्वल टू √3 VL/IL cos फाई। चौथा दिया P इज इक्वल टू √3 VP/IP cos फाई। तो देखिए अगर लोड और लोड करंट, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में अगर हम निकालना चाहें तो पावर होती है आपकी √3 VL/IL cos फाई। अगर हम फेस करंट और फेस वोल्टेज के में निकालें तो ये होगा 3 VP/IP cos फाई। इसको बोलते हैं रियल पावर। ठीक, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा से जुड़े भार में
लाइन वोल्टा और फेज वोल्ट के बीच में संबंध होता है। लाइन वोल्टेज बड़ा होगा फेज वोल्टेज से, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज बड़ा होगा लाइन वोल्टेज से, लाइन वोल्टेज बड़ा होगा फेज करंट से। तो देखिए मैं दोनों बता देता हूँ। डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। देखिए स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और जो लाइन करंट होती है वो क्या होती है, √3 टाइम ऑफ IP होती है फेज करंट के। और स्टार में इसका उल्टा हो जाता है, लाइन वोल्टेज जो होता है √3 टाइम ऑफ BP होता है, और लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, सेम होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः भारत में उत्पादकता वोल्टा क्या है, ठीक, 50 kV और 133 kV के बीच में, 11 kV और 33 kV के बीच में, 400 kV और 700 kV के बीच में, 132 kV और 400 kV के बीच में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 11 kV से 33 kV। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन वोल्टा कितनी है, तो ये है आपकी 765 kV है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज संचरण लाइन में सर्वोच्च संवाहक है, R फेज कंडक्टर, Y फेज कंडक्टर, B फेज कंडक्टर, चौथा दिया अर्थ कंडक्टर। तो सबसे ऊपर क्या होता है बच्चों, आपका अर्थ कंडक्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। संचरण लाइन में साधारणतया प्रयोग किए जाने वाला तार AC, SR वायर, कॉपर वायर, आयरन लॉसेस, एल्युमिनियम वायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं उसको बोलते हैं AC SR वायर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता क्या होती है, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितनी होती है, 1 होगी, 0.7 होगी, 0.6 होगी, 0.5 होगी। तो बच्चों एल्युमिनियम की जो चालकता होती है, एल्युमिनियम ये क्या होती है, 60% होती है, ठीक, तांबे की तुलना में। और जो आपकी कॉपर की होती है, तांबा, इसकी होती है 90%, ठीक। और जो आपकी सिल्वर होती है उसकी 98 से 9, कुछ बुकों में आपको 98% मिलेगा, कुछ में आपको 96 मिलेगा, दोनों सही हैं, ठीक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलेटर जो कम वोल्टेज वितरण लाइनों में उपयोग किए जाते हैं जिन्हें जाना जाता है, साइकिल इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, साइकिल, ठीक है। बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, तो वो पोर्सलेन के बनाए जाते हैं, किसके, पोर्सलेन के बनाए जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC संचरण लाइन में कोरोना हानियाँ होती हैं, मिनिमम होती हैं, हाई होती हैं, इनफाइनाइट होती है, एक्स्ट्रा हाई होती हैं। तो जो DC संचरण लाइन होती है उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं बच्चों, अगर होते भी हैं तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो कोरोना लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना का अवसर के दौरान अधिकतम होता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो कोरोना लॉसेस होती है किस मौसम में ज़्यादा होती हैं, विंटर मौसम में ज़्यादा होती हैं, समर हीट में, गर्मी में, नमी मौसम में, और ड्राई मौसम में। तो जो कोरोना लॉसेस होती हैं वो क्या होती हैं,
नमी युक्त मौसम में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत प्रणाली का संचालन किसके ऊपर नहीं किया जा सकता? 440 वोल्ट, 11 केवी, 33 केवी, 666 केवी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 66 केवी के ऊपर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग ट्रांसमिशन क्या होता है, हाई वोल्टेज पे ज़्यादा करते हैं, ओवरहेड पे ज़्यादा करते हैं, ग्राउंडिंग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल की विशेषता प्रतिबाधा लगभग होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 ओम होती है, 300 ओम होती है, 50 ओम होती है, 5 ओम होती है, 2 ओम। तो बच्चों ये होता है 50 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। किसी चालक का इकोनॉमिक आकार ज्ञात किया जाता है? किरचॉफ के नियम से, ओम के नियम से, केल्विन के नियम से, फैराडे के नियम से। तो बच्चों आंसर होगा केल्विन के नियम से हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक आकार को ज्ञात करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 5 का पार्ट ए बताया है। आप लोग उसको पूरा देखिएगा, समझिएगा, हो सकेगा तो नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की तैयारी हो सके। थैंक यू।